नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक कमेटी ने घरेलू बैंकिंग इंडस्ट्री को नया रूप देने का प्रस्ताव रखा है। इन प्रस्ताव के तहत गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और प्रमुख पेमेंट बैंकों को लेंडर्स के तौर पर कार्य करने की मंजूरी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बैंकों के तौर पर काम कर सकेंगे। आरबीआई का कहना है कि बड़े कारोबारी घरानों और इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक खोलने की इजाजत देनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मालिकाना हक को लेकर आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मकसद के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जरूरी बदलाव किए जाने होंगे। इसके साथ ही बड़े कारोबारी घरानों पर नजर रखने के नियमों को सख्त करना होगा और संयुक्त पर्यवेक्षण जैसी नीति भी अपनानी होगी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव इस वजह से जरूरी होगा जिससे बैंकों, वित्तीय या गैर वित्तीय संस्थानों के बीच कर्ज लेने या हिस्सेदारी लेने पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके साथ बड़े गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को लेकर आरबीआई का कहना है कि जिनकी पूंजी 50,000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा है, उन्हें बैंक में बदलने के बारे में सोचा जाना चाहिए। इनमें वो संस्थान भी शामिल हैं जो निजी हाथों में हैं। हालांकि आरबीआई ने शर्त रखी है कि ये संस्थान कम से कम 10 साल से काम कर रहे हों और बैंक बनने के लिए जरूरी सभी मानदंडों पर खरे उतर रहे हों। आज की चर्चा में हम बात करेंगे आरबीआई के इन प्रस्तावों के बारे में, जानेंगे और करेंगे इन सभी प्रस्तावों का विश्लेषण। और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्थिक संपादक सिद्धार्थ जी, साथ ही हमारे साथ है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में डीआईपीपी में पूर्व सचिव अजय शंकर जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय शंकर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। आरबीआई लंबे समय तक जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें बैंकिंग लाइसेंस देने के खिलाफ रहा। अब हम देख रहे हैं तो आरबीआई ने बड़े कारोबारी घरानों और बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को बैंक खोलने की इजाजत देने की सिफारिश की है। इसका क्या बैंकिंग सेक्टर पर किस तरह का असर पड़ेगा और इससे उद्योग और आम जनता को कैसे फायदा मिलेगा? ये जो आरबीआई की कमेटी की जो रिपोर्ट है या जो सुझाव दिए हैं, उसको एक वर्तमान की जो स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ठीक है। तो पिछले अगर 1.5-2 साल में हम देखें तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़ी हो गई थी और कुछ को आर्थिक कठिनाई हुई। तो जो बहुत बड़ी कंपनियां थी उनकी आर्थिक कठिनाइयों से ये खतरा पैदा हुआ कि पूरी वित्तीय व्यवस्था जो देश की है उसको झटका लगा थोड़ा बहुत। तो आरबीआई के लिए आवश्यक हुआ कि इस पर विचार करें और सोचे कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो एक जो फ्रेज इस्तेमाल होता है, टू बिग टू फेल, तो जो बहुत बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके लिए उन्होंने रास्ता खोला है कि वो अपने आप को बैंक में बदल लें। अच्छा, बैंक में बदलने का जो फायदा है वो ये है कि आरबीआई का नियंत्रण उन पे बढ़ जाता है, उन पे ऊपर सुपरविजन बढ़ जाता है और वो थोड़ा कम रिस्क लेके काम कर सकते हैं। तो जो संस्था इतनी बड़ी है कि उसके आर्थिक कठिनाई में पहुंचने से पूरी वित्तीय व्यवस्था को झटका लगे, तो उस पर अधिक नियंत्रण की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है, जिससे वित्तीय व्यवस्था को झटका न लगे। परंतु जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन पे नियंत्रण कम था पहले, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से बढ़ सकी और आर्थिक विकास में वो अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा मदद कर सकी। तो उसको भी बनाए रखने की जरूरत है कि जो ज्यादा रिस्क लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज काम करती रहे वैसे आगे भी काम करें। तो इसमें समन्वय या एक संतुलन लाने के लिए इस रिपोर्ट का सुझाव है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बैंक बन सके। और कुछ ये भी आरबीआई सोच रही है कि जो ज्यादा बड़ी हैं उन पर सुपरविजन और नियंत्रण थोड़ा वो बढ़ाए भी। जहां तक निजी इंडस्ट्रियल हाउसेस का सवाल है, ये जो सुझाव आया है सही दिशा में है, क्योंकि बैंकों में इक्विटी किसका है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आरबीआई का रेगुलेशन और सुपरविजन अच्छा हो। क्योंकि बैंकों का सुपरविजन इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी बैंक फेल न करे और जो आम नागरिक हैं अपना पैसा बैंक में रखते हैं उनको पूरा विश्वास है कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। तो एक और सुधार की जरूरत है जो कि
अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में भारत में जो हमारी आज की आर्थिक स्थिति है उसमें आवश्यक है कि जो आम नागरिक बैंक में पैसा रखे, जितना अधिक रखे उसकी पूरी गारंटी होनी चाहिए। जरूरत हो तो उससे लिए कुछ उससे अगर ज्यादा पैसा हो तो इंश्योरेंस के लिए भी बैंक पैसा ले ले, लेकिन बैंकों में जो पैसा है वो हर डिपॉजिटर का पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। जो लोग रिस्क लेना चाहें वो म्यूचुअल फंड्स में जाएं, इक्विटी मार्केट में जाएं, एनबीएफसीज में जाएं, ज्यादा रिस्क लें और ज्यादा रिटर्न मिले। तो बैंकों पर सुपरविजन अच्छा हो, उनमें इक्विटी किसकी है, प्रमोटर कौन है या कौन इंडस्ट्रियल हाउस है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे विचार में। और जो दो हमारे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक हैं, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, उनमें तो विदेशों से इक्विटी बहुत है। तो असली बात रेगुलेशन और सुपरविजन की है। ठीक है। तो मेरे विचार में जो सुझाव आए हैं इस कमेटी के वो सही दिशा में है जी। इस पे चर्चा होगी और आगे समय में उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले निकलेंगे। सिद्धार्थ जी, जैसे सुपरविजन और रेगुलेशन को लेकर अजय शंकर जी जो बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी उसमें आप आगे बताएं, क्योंकि आरबीआई ने सिफारिशें जो की हैं उसके साथ कुछ शर्तें लगाई हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव की, सुपरविजन को बढ़ाना, ये सभी बातें हैं, जिसका मतलब ये है कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं, क्योंकि बैंकिंग एक बहुत ही संवेदनशील सेक्टर है। इसलिए हमें इन रेगुलेशंस और इससे जुड़े जो जोखिम हैं उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। थोड़ा आप इनके बारे में और बताएं। जी, जो हमारी आरबीआई की जो सुपरविजन है और निगरानी जो आरबीआई रखती है वह अभी तक काफी प्रभावशाली रही है। और जब भी कोई खतरा नजर आया है किसी भी बैंक के ऊपर, तो आरबीआई और सरकार दोनों ने मिलकर कदम उठाकर इनको बचाया है, ताकि पूरे आर्थिक जगत में इसका असर ना पड़े। हाल ही में आपने लक्ष्मी विलास बैंक का देखा हो, चाहे उसके पहले यस बैंक का देखा हो, दो ऐसे हाल फिलहाल में उदाहरण हैं जिसमें कि आरबीआई और सरकार बड़े तालमेल के साथ आके डिपॉजिटर्स का, जिनके पैसे वहां पे हैं, और सारे सिस्टम को बचाने के लिए उन्होंने सारे कदम उठाए। उसी तरीके से आईएलएफएस हो या डीएचएफएल हो, उसमें भी काफी बढ़िया तरीके से जो खतरा हो सकता था उसको रोका गया है। जहां तक ये समिति के सुझावों का सवाल है, यह तब्दीली आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तो मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। आरबीआई काफी सालों से, जैसा कि आप जानते हैं, ये इंडस्ट्रियल हाउसेस या कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकों का लाइसेंस नहीं देती है। उनका मानना यह है कि ये स्थिति ना हो कि वही बैंक जो कि अपने प्रमोटर हैं, जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनको ऋण दें और एक प्रेशर बने। उसके लिए काफी, हालांकि कॉर्पोरेट हाउस अभी है नहीं, लेकिन फिर भी काफी सारे सिस्टमिक उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, जैसे कि सिंगल एंटिटी को कितना दिया जा सके ऋण, टोटल एक्सपोजर कैप है, एक ग्रुप कैप है। इस तरीके काफी सारे कदम उठाए गए हैं। जो इन्होंने, समिति ने भी जो सुझाव दिया है उसमें एक होल्डिंग कंपनी की स्ट्रक्चर की बात की गई है, और काफी अन्य प्रकार के सेफगार्ड्स या सेफ्टी वॉल्व की बात की गई है। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो तब्दीली की बात की गई है वो है जिसको आरबीआई और अदर रेगुलेटर्स जिसको फिट एंड प्रॉपर कहते हैं, कि कोई भी एंटिटी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो या एनबीएफसी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, वह उसको एक फिट एंड प्रॉपर टेस्ट के को पास करना होता है, जिसके बाद ही आरबीआई उसको या तो लाइसेंस देती है या बैंक के बोर्ड पे डायरेक्टर में नियुक्त करती है। तो इस टाइप के काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और इस प्रणाली को और भी सख्त करने की बात है की गई है समिति द्वारा, ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके, इसका दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है अजय शंकर जी, अगर आरबीआई की और प्रस्तावों सिफारिशों की बात करें तो वित्तीय जो संस्थान है और गैर वित्तीय संस्थान है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, यानी जिन्हें हम एनबीएफसी कहते हैं, इन्हें भी बैंकों में तब्दील करने की सिफारिश की गई है। इनका नेटवर्क हम जानते हैं गांव-गांव में होता है, और लगातार एनबीएफसी को लेकर ये भी कहा जाता था कि इनको लाइसेंस मिले।
इसका अब असर आपको कैसा होता दिख रहा है और क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी? क्या ये हो सकता है? और एनबीएफसी का नेटवर्क का फायदा गांव के लोगों को भी मिलेगा, वो बैंकिंग सिस्टम में जुड़ेंगे, क्या इस तरह का असर दिखाई दे सकता है? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दो तरीके के परिणाम होंगे अगर ये सुझाव माने जाते हैं। एक तो है कि जो बड़ी एनबीएफसीज हैं वो बैंक में उनकी तब्दीली हो जाएगी, तो जहां जहां उनकी पहुंच है वहां वहां बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी, और बैंकिंग सुविधाएं कुछ हद तक एनबीएफसी की सुविधाओं से अधिक हैं, क्योंकि आप वहां पैसा रख सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो एनबीएफसी का क्षेत्र है वो भी बना रहेगा, और जो बहुत बड़ी एनबीएफसीज नहीं है वो तो एनबीएफसी के रूप में भी कार्य करती रहेंगी, और जो बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो बैंक बदल जाए, उनको छूट दी जा रही है कि आप बन सकते हैं। तो जो एनबीएफसीज हैं उन्होंने हमारे देश में आर्थिक विकास को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, और जो हाल में थोड़ी बहुत कठिनाई आई है उसके बावजूद आने वाले वर्षों में एनबीएफसीज की बहुत बड़ी जगह है हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, कुछ ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो बैंकों के लिए उन आवश्यकता की पूर्ति करना मुश्किल है। तो अगर आप पिछले 20-30 साल में देखें हैं तो कार सेल्स हैं, कंज्यूमर फाइनेंस है, ट्रैक्टर सेल्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस है, इन सब से देश की अर्थव्यवस्था के विकास की गति बहुत बड़ी है, और उसमें एनबीएफसीज की बड़ी भूमिका रही है। तो आने वाले समय में इस भूमिका को बरकरार रहना चाहिए, और उनको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और जैसा कि सोच है इस कमेटी की रिपोर्ट में कि जो बहुत बड़ी हैं उन पर तो अधिक नियंत्रण या सुपरविजन की जरूरत है कि वो टू बिग टू फेल है, लेकिन जो छोटी हैं और जो फ्लेक्सिबल हैं और बहुत तेजी से काम कर रही हैं उनको जैसे पहले की छूट रही है वैसी छूट बनी रहनी चाहिए। अब मतलब कुछ कमेटी की रिपोर्ट में भी ऐसा संकेत है, आरबीआई के भी स्टेटमेंट से ऐसा संकेत है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो दो हमें दिशा में अच्छे परिणाम की संभावना दिखाई देती है। एक तो जो नए बैंक आएंगे उनके नए ब्रांचेज होंगे और बैंक की सुविधाएं और लोगों को मिल पाएंगी और थोड़ा और कंपटीशन होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ यह है कि एनबीएफसीज भी बढ़ती रहेंगी और जो लोगों की आवश्यकताओं की वो पूर्ति करती रही है उनकी वो आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य में भी करती रहेंगी। ठीक है। और सिद्धार्थ जी, इसमें आगे जो सिफारिशें हैं उनमें हम देख रहे हैं पेमेंट बैंक जिनका प्रचलन बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है, पेमेंट बैंक को भी स्मॉल फाइनेंस बनाने की बात की जा रही है। इसका कितना फायदा होता देख रहे हैं आप? जी, अब इसमें देखें 4-5 पेमेंट बैंक हमारे यहाँ आए थे। पेमेंट बैंक का जो मॉडल है वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं साबित हुआ है, चाहे वो इंडिया पोस्ट हो, चाहे पेटीएम हो या एयरटेल हो या वोडाफोन हो। काफी कंपनियों ने पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया था और अब वो चाहते हैं कि अपने आप को वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील कर सकें, जिसमें कि उनको काम करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे इंडिया पोस्ट का उदाहरण ले लें, उसमें एक परेशानी ये है कि अगर आपने लाइसेंस लिया है पेमेंट बैंक की कैटेगरी में तो कुछ दिनों तक आप अपने लाइसेंस को तब्दील नहीं कर सकते हैं। अब ये सिफारिश आने के बाद जो है एक लाइफलाइन एक प्रकार से दिया जाएगा काफी पेमेंट बैंक्स को, ताकि वो अपने आप को तब्दील कर सकें और स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर वो काम कर सकें। तो इससे स्मॉल फाइनेंस बैंक का फायदा ये है कि वो छोटे उद्यमियों को, छोटे कारोबारियों को ऋण दे सकते हैं और एक छोटे स्तर पर काम करके डिपॉजिट ले सकते हैं और मतलब पूरी बैंकिंग प्रणाली को विस्तार में मदद कर सकते हैं। मतलब पारदर्शिता को लेकर भी क्या यहाँ सवाल था पेमेंट बैंक को लेकर, वो भी अब दूर होगा? जी माफ करिएगा, पारदर्शिता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी क्या पेमेंट बैंक को लेकर एक मुद्दा रहा है, वो भी दूर होगा इससे अब? जी वो मुद्दा थोड़ा रहा है, लेकिन
उस पे ज्यादा मतलब क्योंकि वो रेगुलेटेड है आरबीआई द्वारा, हाँ। उतनी बड़ी समस्या नहीं है। पर हाँ, ठीक है। एक बेटर गवर्नेंस की ओर तो बढ़ेगा ही। और आरबीआई भी और बाकी जो बैंक्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस के बदौलत आने वाले दिनों में स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील होकर ज्यादा एफिशिएंट साबित होंगे। ठीक है। इसके आगे अगर अजय शंकर जी आगे बढ़ते हैं, जो और रिकमेंडेशंस हैं यूनिवर्सल बैंकिंग को लेकर जो बात कही गई है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा बताएं यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, क्योंकि अब उसके लिए जो नए बैंकिंग के लिए लाइसेंस है वो मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये कदम बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या माना जाए कि गैर जिम्मेदार संस्थानों को आने से रोकेगा? कैसा कदम ये साबित होगा? नहीं, ये तो एक सही दिशा में सुझाव है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों में जो अनुभव हुआ है, तो ये छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में बड़ी कठिनाइयां आई हैं और ये माना गया कि एक तरफ मतलब अलग से कुछ लोगों से सुझाव रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को बदल के रेगुलर बैंक बना दिया जाए। मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बहुत से डिपॉजिटर्स को इन कोऑपरेटिव बैंक्स में कठिनाई हुई है और यहाँ गवर्नेंस की भी दिक्कतें रही हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स का परिवर्तन अगर हो जाए रेगुलर बैंक्स में, उनको एक दो से मिलकर थोड़े बड़े हो जाएं या दूसरी दिशा में चले जाएं कि जैसे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है वहां बदल जाए, तो इस तरह के जो परिवर्तन है वो मेरे ख्याल से इस समय में कुछ आवश्यक हैं और इस पर चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है कि सही दिशा में कदम लिए जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है। इसके आगे और एक और विषय है जिसपे कि ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बताइए कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक अलग कंसेप्ट है। एक तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, बट कानूनन एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है या एक दूसरे रूप से। तो जैसे शुरू में हाउसिंग बैंक्स वगैरह उस दिशा में आए थे, तो अर्थव्यवस्था में इनकी भी जरूरत है और इनको भी और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से बैंक्स के एनपीएस इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि लंबे अरसे का ऋण जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चाहिए था वो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की न होने से बैंकों ने उनको दिया और बैंकों को कठिनाई हुई, उन प्रोजेक्ट्स को भी कठिनाई हुई। तो इस कमी को भी पूरी करने की जरूरत है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकार की मदद से हो और लंबे अरसे का लोन मिले, क्योंकि अगर पावर प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको पूरा करने में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद उससे आमदनी आने में भी समय लगता है। तो अगर एक लंबे अरसे का लोन मिले तो और देश की एक आर्थिक संस्था से मिले तो ज्यादा अच्छा। जैसे आप उदाहरण लें, ये जो बुलेट ट्रेन है या दिल्ली की मेट्रो थी, तो ये आकर्षक इसलिए लगी क्योंकि 30-40 साल का ऋण मिल गया इसके लिए। तो हमारी कोई आर्थिक संस्था नहीं है जो 20-30-40 साल का ऋण दे सके, तो ये कमी है जिसको भी पूरी करने की जरूरत है देश में इस समय। अच्छा, ठीक है। आगे रिकमेंडेशंस पर आ रहे हैं। सिद्धार्थ, जो NOFHC ये इसकी बात कही गई है, ये संरचना मैं चाहूंगी आप थोड़ा बताएं कि NOFHC संरचना क्या है और 2013 से पहले स्थापित बैंक और इसके बाद स्थापित बैंकों पर इसके लागू होने से क्या हो सकता है? एक वो होल्डिंग कंपनी का ढांचा है जिसको प्रस्तावित किया गया है। हाँ। और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो पहले के बैंक हैं वो नए ढांचे के तहत आ जाएं या जिस तरीके से हैं वो कर सकते हैं अभी भी काम अपना। होल्डिंग कंपनी का फायदा, यदि आप पिछले जो लाइसेंस मिले थे उसमें एक लाइसेंस IDFC को मिला था जो कि एक NBFC थी, और जो तब्दीली उनकी जो बैंक में हुई लाइसेंस का कंडीशन ये था कि आप एक होल्डिंग कंपनी बनाएं और उसमें जो बैंकिंग है उसके तहत एक अलग एंटिटी बनाकर उसमें उसके द्वारा आप बैंकिंग करें और आपका बाकी जो भी काम है उससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इस ढांचे का फायदा यह है कि एक तरीके से फायरवॉल किया जाता है, एक दीवार बना दी जाती है कि बैंक और जो बाकी अन्य बिजनेस हैं इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे और रेगुलेशन में आसानी हो। तो अब यदि कारोबारी घराने इसमें आते हैं तो इसके लिए ये काफी आवश्यक साबित होगा। ठीक है।
इसके बाद अगर हम देखें तो पहले सरकारी बैंकों का मर्जर और अब नए प्राइवेट बैंक्स के लिए ये कदम, बैंकिंग सेक्टर में कितने बड़े बदलाव की इससे उम्मीद की जाए ताकि जो बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ है वो मजबूत हो और इसके अलावा बड़ी कैपिटल पूंजी हो, क्योंकि और छोटे बैंकों की बात करें तो वो भी मजबूती से खड़े हो। अजय शंकर जी, आपने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, मैं जानना चाहूंगी क्या इससे कितना परिवर्तन आता देख रहे हैं आप? जो सरकार की सोच रही है वो इस दिशा में है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो उनको मिलाकर जो ढेर सारे हैं वो कम हो और बहुत बड़े हों, क्योंकि जितने ही बड़े बैंक होता है उतने ही उसकी क्षमता होती है कि कहीं थोड़ी मोटी कठिनाई हो तो उसको झेल ले और बाकी भी गुणवत्ता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो बड़े बैंकों से फायदा होता है। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसको धीरे धीरे वो मिला के सरकार कुछ बहुत बड़े बैंक की ओर बढ़ रही है, तो वो एक अच्छी दिशा में प्रयास है। लेकिन वहाँ थोड़ी कठिनाइयाँ हैं क्योंकि हमारे देश में दो संस्थाओं को एक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि और देशों में आसान होता है। हमारे यहाँ थोड़ा कठिन है क्योंकि जो पर्सनल है उनकी सीनियरिटी, उनका मर्जर, इंटर से, ये सब थोड़ा कठिनाई उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कठिनाई आसानी से इसको सरकार संभाल लेगी। लेकिन बड़े बैंकों का अवश्य फायदा है। तो एक तरफ तो हमें बड़े बैंक चाहिए, दूसरी तरफ हमें जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं इनको बैंक बनाना है, फिर देखना है इनको भी कैसे जोड़ के कुछ बनाए। और फिर जो इंडस्ट्रियल हाउसेज या एनबीएफसीज बैंक बनेंगे तो उससे भी एक बैंकिंग सर्विसेज की जो पूरी उपलब्धता है अर्थव्यवस्था में वो काफी बढ़ जाएगी, जो कि अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें तो उम्मीद करना है कि कोविड के बाद हमारी आर्थिक व्यवस्था 8-10% के दर से हर साल बढ़े और उसके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज तो बिल्कुल उसकी बैकबोन है, उसके बिना तो तेजी से विकास हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जैसे जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो छोटे लोग हैं जिसकी चर्चा हुई है, तो उनके लिए भी ये जो स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो रास्ता है उससे उम्मीद करें कि बहुत छोटे लोग जो हैं उनको भी आसानी से ऋण मिल जाए और फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाए। इस दिशा में काफ़ी इनोवेटिव ढंग से कुछ लोगों ने काम किया है और बड़े अच्छे उदाहरण हैं जिसको कि एक बड़े स्केल पर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है सिद्धार्थ, आपका नज़रिया क्या है, कितनी ज़रूरत थी इस समय इन रिकमेंडेशंस की या इस सेक्टर में सुधार की, और क्या चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में जिन पर काम करना भी बाकी है? जी, हमारे जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि हमारे जो बैंक हैं उनका साइज का बहुत छोटा है। यदि आप भारतीय स्टेट बैंक भी देख लें, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नीचे आता है। और जो आपने जैसे बताया, जो विलय की बात हुई, जो मर्जर हुए, वह स्केल साइज बढ़ाने के लिए किया गया उनको, ताकि एक यदि आप चाइना या किसी अन्य देश के बैंकों से उनकी तुलना करें तो ये बहुत छोटे बैंक हैं, चाहे वह भारतीय स्टेट बैंक ही क्यों ना हो। अगर आप बड़े संस्थान रहते हैं तो उनको ज्यादा आसानी होती है, ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूंजी उठाने में आसानी होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। तो इस तरफ में मर्जर द्वारा किया गया है, इस दिशा में ये कदम उठाया गया। जो दूसरी तरफ है वह हम प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और बैंक्स को लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, और यह जो समिति, और साथ ही हम एक तरीके से कोशिश यह है कि जो गैर वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें जो बेहतर हैं, जो बड़ी हैं, उनको किसी तरीके से बैंक में तब्दील किया जाए। उससे फायदा यह है कि उनका जो जिस दर पर वह पैसे उठाते हैं वह डिपॉजिट आने की वजह से वह दर जो है कम हो जाएगी, और यदि यह दर कम हो जाए तो वो ऋण भी सस्ते दरों पे दे सकते हैं। ज्यादा बैंक होंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, तो उम्मीद यह है कि जो सेवाएं देते हैं वो ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, वह बेहतर होगा। एक कंपटीशन आएगा, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, और यही कंपटीशन द्वारा यह भी उम्मीद की जा रही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं या शहरों में भी वो क्षेत्र हैं जो झुग्गी झोपड़ी हो या इस किस्म के जो एरियाज होते हैं वहां पे ऋण दिया जाए, छोटे कारोबारियों को ऋण दिया जाए। तो ये सारा प्लान तो यही है। अब इसमें यह है कि ये समिति की रिपोर्ट कहां तक
मंजूर की जाती है। अभी तो लगभग 2 महीने तक इस पे पब्लिक कमेंट्स वगैरह मांगा गया है। उसके बाद सरकार इस से सहमत होगी या नहीं होगी। आरबीआई अपनी माइंडसेट को, मानसिकता को बदलती है या नहीं बदलती है, यह एक समिति का रिकमेंडेशन है। वो माने या ना माने उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी तरीके से किस तरीके से बैंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वह वॉलेट के बिजनेस में या मनी ट्रांसफर के बिजनेस में किस तरीके से जो नई कंपनियां आई हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, उनसे किस तरीके से compete करते हैं, एक बहुत आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी चैलेंज है इनके लिए। ठीक है सिद्धार्थ, और इसी के साथ जो आज की चर्चा का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। सिद्धार्थ जी आपका और अजय शंकर जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो आरबीआई के पैनल ने या कहें इस कमेटी ने निजी बैंकों के कामकाज में बेहतरी के लिए कई सिफारिशें की हैं और इन सुधारों के साथ साथ पैनल ने इन पर नजर रखने की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की सिफारिश भी की है। खासतौर से बड़ी और कई कारोबार में शामिल एनबीएफसी वाले कॉरपोरेट समूह की निगरानी की बात कही है। जाहिर है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए प्रस्ताव बहुत अहम साबित हो सकते हैं और आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट पर टिप्पणियां भी मंगाई हैं और ये सुझाव अगले साल यानी 15 जनवरी 2021 तक भेजे जा सकते हैं, सबमिट किए जा सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।